हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय कुमार। आज हम लोग क्लास 9 का साइंस में देखेंगे। पहला चैप्टर हमारा है हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं पदार्थ कहते किसे हैं। तो वैसी प्रत्येक वस्तुएं या सामग्री जिसके द्रव्यमान और आयतन हो उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। ठीक है, द्रव्यमान का मतलब है कि कोई वस्तु जिसका क्या है, भार हो, जिसकी वजन हो। और आयतन का मतलब जो जगह घेरता हो या स्थान छेदता हो। वैसी कोई भी वस्तु जिसका वजन हो और जो स्थान घेरता हो उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। जैसे हवा हो गया, पानी हो गया, पत्थर, बादल, तारे, पौधे, पशु, मनुष्य, रेत के कण इत्यादि। ये सभी क्या है? इनका कुछ न कुछ भार है, इनमें है ना, कुछ न कुछ वजन है और क्या करता है? स्थान घेरता है। जैसे अगर हवा की बात करें तो हवा में भी वजन होता है। जैसे कोई बैलून है, ठीक है, उसमें हवा भर देते हैं तो उसके बाद अगर उसका वेट किया जाए तो पहले से क्या होगा? ज्यादा भारी होगा। और जगह ये कैसे छेका? तो जो बैलून में जितना हवा भरा गया, ठीक है, उतना उस हवा का क्या हो गया? आयतन हो गया। उसी प्रकार पानी भी है। पानी को अगर किसी बर्तन में हम रखते हैं तो उसका क्या है? वजन तो है ही, और जिस बर्तन में रखते हैं वो बर्तन का आयतन जो होता है उस पानी का वो आयतन हो जाता है। ठीक है, जितना भी पानी उसमें है। पत्थर है तो पत्थर का भी वजन होता है, वो भी जगह छेदता है। बादल जो है वो क्या, बादल कैसे बनता है? वाष्पीकरण के कारण, वाष्प के कारण बादल बनता है, तो उसका भी वजन होता है और वो भी क्या है? जगह छेदता है। उसी प्रकार तारे हो गए, पौधे, पशु, मनुष्य का भी वजन होता है ना, और मनुष्य भी जगह छेदता है। फिर रेत के कण हो गए, तो रेत का कण, उसका कुछ ना कुछ तो वजन होगा, है ना, और वो भी क्या करता है? जगह छेदता है। तो वैसी वस्तुएं या सामग्री जिसका आयतन और द्रव्यमान हो उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं, इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। तो पहला बिंदु ये है कि भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को मूल 5 तत्वों में बांटा है। जो प्राचीन दार्शनिक हुए हमारे, है ना, बहुत पहले के जो भी दार्शनिक थे उन्होंने पदार्थ को 5 भागों में डिवाइड किया है। पहला वायु है, दूसरा पृथ्वी, तीसरा अग्नि, चौथा जल और 5वां आकाश। एक्चुअली उनका कहना ये था कि जितनी भी सारी वस्तुएं बनी हैं, ठीक है, वो इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर बनी है, इसलिए इसे पंच तत्व उन्होंने कहा। और जो भी सारी वस्तुएं मौजूद हैं उन्होंने कहा कि यही 5 तत्व हैं जिससे मिलकर वो वस्तु बनी है, और उसी को, इसलिए उन्होंने पदार्थ को इस 5 भाग में डिवाइड किया। दूसरा पॉइंट है कि आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक और रासायनिक गुण धर्मों के आधार पर 2 भागों में बांटा है। आधुनिक वैज्ञानिक जो हुए अभी, मतलब आधुनिक मतलब क्या? मॉडर्न। तो जो भी अभी के वैज्ञानिक हैं उन्होंने पदार्थ को 2 भागों में विभक्त किया है। ठीक है, पहला भाग है पदार्थ का भौतिक स्वरूप और दूसरा है पदार्थ का रासायनिक स्वरूप। यानी कि भौतिक और रासायनिक गुण धर्म के आधार पर उन्होंने पदार्थ को 2 भागों में बांटा है। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग पदार्थ के भौतिक स्वरूप के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और पदार्थ के रासायनिक स्वरूप के बारे में फिर आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला हमारा क्या था? पदार्थ का भौतिक स्वरूप।
तो इसे हम आइए क्रियाकलाप के माध्यम से देखते हैं कि पदार्थ का भौतिक स्वरूप क्या होता है। तो इसके अंतर्गत सबसे पहला पॉइंट हमारा है पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं वो सभी एक साथ मिलकर के क्या करते हैं, कोई वस्तु का निर्माण होता है। कोई वस्तु जो बने होते हैं वो छोटे छोटे कण से बने होते हैं। तो चलिए क्रियाकलाप के माध्यम से देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि एक गिलास में ले लेंगे जल, ठीक है, पानी ले लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि उसमें थोड़ा सा 1 चम्मच नमक डालते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, एक डंडे की सहायता से उसे हम पानी में नमक को क्या करते हैं, घोलते हैं। ठीक है, लास्ट में हम देखते हैं कि नमक जो है पानी में टोटली क्या है, घुल चुका है। पता ही नहीं चलता है कि नमक गया कहाँ। ठीक है, सबसे पहले पानी लिया, उसके बाद इसमें नमक डाला। तो यहाँ पे देखिए हमारा ये नमक शुरू में क्या होगा, जब हम डालेंगे तो ये यहाँ पे नीचे आ जाएगा। ठीक है, यही नमक रहा। और ये क्या है, ये पानी है। उसके बाद जब इसे हम हिलाते हैं तो पूरी तरह क्या होता है, उसमें घुल जाता है ना। तो नमक गया कहाँ, तो होता क्या है कि कोई भी कण जो है वो पानी का हो या किसी भी चीज का हो, रेत का हो या किसी भी चीज का कोई भी छोटा सा कण हो, तो कणों के बीच में जो है, एक दूसरे कणों के बीच में क्या होते हैं, रिक्त स्थान होते हैं, खाली जगह होता है, जहां पे क्या है, दूसरा पार्टिकल जब हम उसमें डालते हैं तो वो कणों के बीच जो रिक्त स्थान होता है वहां पे वो क्या होता है, मिल जाता है ना। इस प्रकार से जल में क्या होता है, नमक पूरी तरह से घुल गया है ना। यानी कि हमने देखा कि जब हम जल में नमक को घोलते हैं तो नमक के कण जल के कणों के बीच के रिक्त स्थानों में क्या होते हैं, समावेशित हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें क्या हो गया, देखिए इस ग्लास में सिर्फ जल है, इसमें नमक और पानी है, इसमें भी नमक और पानी है, लेकिन इसमें क्या है, नमक और पानी दोनों मिल करके है ना एक अलग प्रकार का पदार्थ बन गया है। यानी हम कह सकते हैं कि पदार्थ जो है कणों से मिलकर के बना होता है। ठीक है, दूसरा है कि पदार्थ के एक कण कितने छोटे हैं। ठीक है, कैसे पता चलेगा कि किसी भी पदार्थ का जो कण है वो कितना छोटा है, तो आइए इसे हम क्रियाकलाप के माध्यम से ही देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि कुछ ग्लासेस में 100 ml पानी ले लेंगे। ठीक है, जल ले लेंगे, इसमें क्या है, सभी में जल है। ठीक है, सभी में जल है ना। अब क्या करेंगे इसमें कि पोटेशियम परमैंगनेट का कुछ क्रिस्टल्स जो है, 2-3 क्रिस्टल्स इसमें डाल देते हैं। उसके बाद हम देखते क्या है कि पानी का जो रंग है वो बदल जाता है। ठीक है, रंगीन हो जाता है। उसके बाद हमें क्या करना है कि इससे 10 ml पानी निकाल करके फिर दूसरे ग्लास में जो जल है उसमें डाल देंगे। ठीक है, यही क्रिया फिर हम करेंगे कि फिर इससे जल 10 ml इससे जो भी पानी रंगीन बना हुआ है 10 ml उससे निकाल करके फिर उसमें डाल देंगे, फिर 10 ml निकाल करके अगले में डाल देंगे, फिर आप 10 ml निकाल करके अगले ग्लास में डालिए, फिर डालिए। यही क्रिया जो है कई बार आप दोहराइए। आप देखेंगे क्या कि यहाँ पे पानी का रंग जो था वो ज्यादा गाढ़ा था, है ना। उसके बाद जैसे जैसे इससे 10 ml निकाला फिर इसमें डाला तो इसका कलर इससे थोड़ा फीका हुआ, फिर इससे 10 ml निकाल करके अगले ग्लास में जो जल है उसमें डालेंगे तो इससे इसका जो कलर है इससे इसमें कलर फीका आएगा। यही क्रिया बार बार करने पे हम देखते हैं
कि कितनी बार भी ये क्रिया दोहराते हैं तो लास्ट वाला जो ग्लास है, ये लास्ट ग्लास है, और भी इससे निकाल के डाल सकते हैं। तो जो भी लास्ट वाला ग्लास होता है उसमें देखते हैं कि जो पदार्थ का जो रंग है, मतलब जो पानी का रंग है, वो कुछ ना कुछ रंगीन रह ही जाता है। ठीक है, कलर उसका खत्म नहीं हो पाता है। तो इससे हम क्या अनुमान लगा सकते हैं, है ना, कि पदार्थ के कण इतने छोटे होते हैं कि बार बार तनुकृत इसे निकाल करके डालना क्या कहलाता है, तनुकृत मतलब उसे तोड़ना, है ना। तनुकृत करने पर भी घोल का रंग हल्का होता जाता है। ठीक है, हल्का तो होता जाता है लेकिन फिर भी पानी रंगीन ही नजर आता है ना। अर्थात हम कह सकते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट का जो एक क्रिस्टल होता है उसमें जो है कई पार्टिकल्स जो है उससे जुड़े होते हैं। ठीक है, वो पार्टिकल्स क्या होता है, धीरे धीरे टूटता जाता है। उससे क्या होता है कि कलर जो है वो फीका होते जाता है, लेकिन फिर भी पानी जो है रंगीन ही नजर आता है ना। यानी कि आप नोट में लिख सकते हैं कि पदार्थ के कण इतने छोटे होते हैं कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप इसे जैसे एग्जाम में प्रश्न आ गया कि पदार्थ के भौतिक स्वरूप का वर्णन करें, तो आप दोनों पॉइंट्स विद क्रियाकलाप आप लिख करके उसमें मतलब जो प्रक्रिया है, इसका जो प्रोसीजर है उसे आप लिख दीजिएगा, वो आपका बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। ठीक है, इसके कण, पदार्थ के जो कण होते हैं उनके कौन कौन से गुण होते हैं। तो पहला हमारा है पदार्थ के कणों के बीच खाली स्थान होता है। ठीक है, दूसरा है पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, और तीसरा है पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो चलिए, पहला हमारा क्या है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, यानी खाली स्थान होता है। कैसे पता चलेगा, तो क्या करते हैं कि एक ग्लास में पानी और नींबू ले लेते हैं। ठीक है, पानी ले लेते हैं और उसमें क्या किया, नींबू का रस डाला। ठीक है, उस या चीनी भी डाल दीजिए उसमें। तो उसको फिर क्या करते हैं, उसको जब हिलाते हैं, उसको अच्छी तरह से मिला देते हैं, तो हमें पता नहीं चलता है कि नींबू गया कहाँ। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है कि पानी के जो कण के जो बीच जो खाली स्थान होता है, ठीक है, वहां पे नींबू का जो पार्टिकल होता है, नींबू के रस का जो पार्टिकल होता है, उसमें क्या होता है, समावेशित हो जाता है, उसमें वो जुड़ जाता है, मिल जाता है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच खाली स्थान होता है। ठीक है, और इसी प्रकार से हम लोग जैसे चाय बनाते हैं, कॉफी बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें भी वही चीज होता है कि चाय जो है, चाय की पत्ती जब डालते हैं तो उस पत्ती के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो पानी में मिक्स हो जाते हैं या दूध में मिक्स हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच खाली स्थान होता है। दूसरा पॉइंट हमारा है पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। ठीक है, अब देखिए, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, यानी कि उसमें क्या होता है, गतिज ऊर्जा होता है, तभी तो निरंतर गतिशील होते हैं। ठीक है, और गतिज ऊर्जा जब होता है तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, गतिज ऊर्जा क्या है, वो बढ़ते जाता है ना। तो पदार्थ के कण क्या होते हैं, निरंतर गतिशील होते हैं, क्योंकि उनमें क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, अब इसको हम कैसे देखेंगे, तो आप क्या कीजिए कि 2 गिलास में पानी ले लीजिए। ठीक है, 2 गिलास या कोई भी बर्तन हो उसमें पानी ले लीजिए और एक गिलास में शहद का बूंद डालिए। ठीक है, और दूसरे में स्याही जो पेन का जो स्याही होता है कलर, उसका एक बूंद डाल दीजिए और उसको छोड़ दीजिए, कुछ करना नहीं है।
थोड़ी बाद आप देखेंगे कि ये बूंद जो है इसमें पता नहीं चलेगा, ठीक है। और उसी प्रकार स्याही का भी बूंद ग्लास में पता नहीं चलेगा कहाँ गया। और क्या देखेंगे कि इसका जो कलर है, ठीक है, वो चेंज हो गया, दोनों ग्लास का कलर चेंज हो गया। हुआ क्या, तो चूंकि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, चूंकि इसमें पार्टिकल्स में जो होते हैं वो गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है, जिसके कारण वो स्वतः क्या है, इसमें घुल जाता है, अंतः मिश्रित हो जाता है। उसी प्रकार स्याही भी होता है, गतिज ऊर्जा के कारण, चूंकि कण में गतिज ऊर्जा होती है, उसके कारण क्या होता है, वो स्वतः ही क्या होता है, उसमें मिक्स हो जाता है, ठीक है। तो आप देखें कि दोनों ग्लास का जो पानी का जो रंग था वो क्या हुआ, बदल गया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पदार्थ के कण जो है निरंतर गतिशील होते हैं, क्योंकि उनमें गतिज ऊर्जा होती है। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा गतिज ऊर्जा क्या है, बढ़ते जाता है। यानी कि एक क्रिया जो है घुलने का, वो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा क्या होगा, तेजी से होगा, ठीक है। और एक गया कहाँ, तो जो पानी के पार्टिकल्स के बीच जो खाली स्थान है उसमें क्या है, समावेशित हो जाता है। और देखिए इसको क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। इस चीज को स्वतः समावेशित हो जाने को क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को विसरण कहते हैं। यानी कि दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है। चलिए इसे समझते हैं, कैसे पदार्थ के कण जो है एक दूसरे को पकड़ करके रखते हैं, कैसे एक दूसरे को जोड़ करके रखते हैं या आकर्षित करते हैं। तो क्या करते हैं कि सबके घर में नल होगा, ठीक है, पानी की टंकी का जो नल होता है उसको क्या कीजिए, उसको खोल दीजिए, ठीक है। यहाँ से खोले, पानी गिरना चालू हुआ और वहां पे आप उंगली को डालिए पानी के बीच, ठीक है। जैसे आप उंगली को वहां पे डालेंगे और जैसे ही पानी आपके उंगली पर पड़ेगा वो क्या होगा, स्प्लाइट हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। कुछ पानी इधर से आ जाएगा, कुछ पानी इधर से आएगा। उसके बाद थोड़ी दूर जाने पे हम देखते हैं कि जो पानी यहाँ पे बिखर गया था, इधर और इधर हो गया, तो वो आगे जाकर के क्या है, आपस में जुट रहा है, जुट करके नीचे किसी बर्तन में गिर रहा है, ठीक है। तो देखिए नल खोला, पानी आया, उंगली डाले तो पानी क्या हो गया, टूट गया। कुछ इधर बिखर गया, कुछ इधर बिखर गया, लेकिन कुछ और नीचे जा करके वो दोनों क्या है, एक दूसरे से जुट करके नीचे आ रहा है। यानी कि वो पानी का जो पार्टिकल्स है एक दूसरे को क्या, एक दूसरे के बीच क्या, कौन सा बल लगा रहा है, आकर्षण बल लगा रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि किसी भी कण के बीच जो है आकर्षण बल लगता है ना। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है। उसी प्रकार आप एक और उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं कि आप एक चैन बना लीजिए, ठीक है। मानव श्रृंखला का जो चैन होता है, यानी एक दूसरे का हाथ पकड़ के कुछ लोग खड़ा हो जाइए, ठीक है। और एक दूसरा समूह वाला चारों तरफ से हाथ को जोड़ लिया और कोई एक समूह जो है उसको खींच करके तोड़े, है ना। तो क्या होगा, उसे तोड़ने में कुछ तो बल लगेगा। और एक चीज, एक आप बिहू नृत्य देखे होंगे, ठीक है, उसमें क्या करते हैं कि यहाँ पे फंसा लेते हैं, प्रत्येक लोग हाथ को ऐसे करके फंसाते हैं, उसका एक चैन बनाइए और एक समूह उसको खींचे, है ना। दोनों को खींचने पर क्या होगा कि आप ये देखिए वहां पे कि कौन सा जो है, किसका चैन जो है पहले टूटता है, यानी किसमें कितना बल लगता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि प्रत्येक पार्टिकल्स का जो होता है वो आकर्षण बल जो होता है वो अलग अलग होता है, वो अपने सामर्थ्य के अनुसार होता है। एक यहाँ पे फंसा करके लोग खड़े हैं उसको हम तोड़ेंगे, और एक सिर्फ हाथ पकड़ के खड़े हैं उनको जब तोड़ेंगे, खींचेंगे, तो दोनों में बल जो होगा क्या लगेगा, अलग अलग लगेगा। यानी कि आकर्षण बल जो है वो पदार्थ का जो पार्टिकल्स का जो सामर्थ्य होता है उसके अनुसार क्या होता है, आकर्षण बल सबका अलग अलग होता है, ठीक है।
आगे है पदार्थ की अवस्थाएं। ठीक है, तो पदार्थ की जो अवस्थाएं होती है वो पदार्थ का जो कण होता है उनके विशेषताओं के कारण उसे जो है अलग अलग स्टेजेस में क्या है डिवाइड किया गया है। जैसे पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टाइन, कंडेंसेट। ठीक है, ये 5 अवस्थाएं पदार्थ की। जो अभी मतलब आधुनिक जो भी वैज्ञानिक है वो पदार्थ की 5 अवस्थाओं के बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं वो 3 ही हैं। पहला हो गया ठोस, दूसरा हो गया द्रव और तीसरा गैस। ठीक है, तो इसके जो अवस्थाओं का गुण है, ठीक है, पदार्थ की अवस्थाओं का गुण और ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टाइन, कंडेंसेट के बारे में जो है आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप अगले क्लास का वीडियो का इंतजार कीजिए। थैंक यू।